नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ है हमारे एंटरटेनमेंट डेस्क के एडिटर अनुपम सिन्हा, जिनसे हम बात करेंगे कंगना रनौत की जो मंशा है, क्या वो राजनीतिक मंशा है या फिल्मों की को अलविदा कहने की मंशा है। आखिर क्यों वो जो फिल्म करती हैं उस किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहती हैं, चाहे फिल्म पंगा हो या फिर मणिकर्णिका जिसमें उन्होंने लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई है। तो इसी पर होगी चर्चा आज अनुपम सिन्हा से। अनुपम जी, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी की ज़ुबान पर है जी। सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि कोई राजनीतिक इरादे हैं, क्या करना चाह रही हैं कंगना। आप चूँकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतने करीब से देखते हैं, तो आपका क्या अंदेशा है, अंदाज़ा है इस पर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है ये कि इसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ कहा जाए या ना कहा जाए, इस पर भी इस समय जो है गौर फरमाने की बात है ये। क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के विरुद्ध ज़रूर को बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नहीं है, बल्कि ये मेरे हिसाब से एक क्वासी पॉलिटिकल यानी कि अर्ध राजनीतिक ये जो है मुद्दा है। इसमें कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि शुरुआत कहाँ से हुई। पहली चीज़ तो ये कि कंगना रनावत शुरू से ही जो है एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नेम रहा है। बहुत अपने आप को जो है बेबाकी के साथ सामने प्रस्तुत करती हैं, किसी भी चीज़ को छुपाती नहीं है आमतौर पे वो। लेकिन इसका अभी तक जो मुद्दा था वो जब भी ये उठाती थी बात, जैसे आदित्य पंचोली के बारे में उन्होंने आज से 4-5 साल पहले 8 साल पहले भी बात कही थी। उसके बाद भी उन्होंने कई लोगों के विरुद्ध बातें कही, जैसे सोनू सूद के साथ उनका जो मणिकर्णिका के समय समस्या हुई, या जो उनके डायरेक्टर थे उस समय उनके साथ जो उनकी समस्या हुई, ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने बड़ी बेबाकूफ़ी से अपनी बात रख दी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है इस मुद्दे में, वो शुरुआत से अभी तक जो है मुद्दा इतनी दूर जा चुका है जहां से शुरू हुआ था, शुरुआत हुई। अब उनके लिए पीछे लौट पाना भी बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। मेरे ख्याल से तो मुद्दे पर ही लौट पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है जो ये शिवसेना और कंगना के बीच में जो लड़ाई चली, ट्विटर के माध्यम से जुबानी लड़ाई चली, उसमें भी चाह कर भी दोनों में से कोई भी पीछे मुड़ नहीं सकता था। अब तो और मुश्किल है, क्योंकि अब दोनों जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो कहा जाता है कि जहां से लौटना मुमकिन ना हो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को वो क्रॉस कर चुके हैं। आप सबसे बड़ी बात एक समझें, जिस समय वाक्य युद्ध होता है, जैसे कहा जाता है कि चोट के घाव भर जाते हैं, शब्दों के घाव नहीं भरते हैं। वही यहाँ पर एक तरह से चरितार्थ होती है बात, क्योंकि बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंडस्ट्री ही पूरी दो खेमे में बटी हुई है। हालांकि ये देखा जाए कि कंगना की तरफ जो खेमा है वो बहुत छोटा है और कंगना के विरुद्ध जो खेमा है वो बहुत बड़ा खेमा है, क्योंकि मुहिम ही ऐसी है। 90% अगर कोई बोलता है कि 90% व्यक्ति जो इंडस्ट्री में है वो किसी न किसी ड्रग्स में लिप्त है, तो 90% इंडस्ट्री तो तुरंत ही चौंक करके उनके अगेंस्ट हो जाएगी। जी जी। लेकिन मे बी आई एम नॉट टू श्योर, सिंस यू नो द इंडस्ट्री बेटर और आप बहुत करीब से जानते हैं, हो सकता है कि कंगना सच कह रही हूँ और सच के साथ सच के लिए वो सबसे लड़ रही हूँ। देखिए, सच, मैंने आज एक दूसरा कार्यक्रम जो किया उसमें मैंने सही सच के बारे में कुछ बताया भी था। सच सबसे बड़ा ये है कि जी हाँ, ड्रग्स हैं। ड्रग्स किस जगह नहीं है, कौन राजनेता नहीं लेता है ड्रग्स, या कौन अभिनेता नहीं लेता है, या कौन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं लेता है। जो भी हाई स्ट्रेस जॉब करते हैं वो कहीं ना कहीं एस्केपिज्म ढूंढते हैं अपने जीवन में। किसी के लिए वो एस्केपिज्म जो है शराब बन जाता है, किसी के लिए कविता लिखना बन जाता है। हर व्यक्ति का एक अपना नशा है जो कि वो अपने जीवन में रखता है। वो नशा कुछ भी हो सकता है, कविता लिखना भी एक नशा है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कविता जब लिखते थे उस समय अपने आप को राजनीतिक जीवन से या राजनीतिक विचारों से दूर करके थोड़ा अपने मन की अभिव्यक्ति करते थे। इसी प्रकार नशा बहुत हद तक फिल्म इंडस्ट्री में है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसे इतना बढ़ा चढ़ा के अभी प्रेजेंट किया जा रहा है। जो सच है, सच में इतना तड़का डाल दिया गया है कि अब सच का स्वाद आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ तड़के का स्वाद। लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या फिर बॉलीवुड की बात हो, तो और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए, ये तो मेरा कहना है कि अगर आप इस समय सड़क पर निकल जाएं और सजग हो जाएं, तो गाड़ी चलाने वाले 80% व्यक्ति किसी न किसी तरह से जो है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी कोई न कोई धारा तोड़ रहे होते हैं। चाहे वो हाथ में सिगरेट लेके गाड़ी चला रहे हों, चाहे वो लेन के बीच में गाड़ी चला रहे हो, तो
चाहे उनकी गाड़ी का जो है एक, बट आप हर बात पे किसी को अरेस्ट, आप हर बात पे अगर अरेस्ट करना शुरू कीजिए तो आज सड़क पर चलती सारी गाड़ियां अरेस्ट हो जाएंगी। नशा करना बुरा है, कोई दो मत की बात नहीं है, किंतु जब तक आप नशे में किसी वस्तु को बेच नहीं रहे हैं एज ए डीलर, तब तक आपको अरेस्ट करना मेरे हिसाब से जो है बेमानी है। अगर आप चाहें तो उसे मॉनिटरीली फाइन कर दें, आप उन्हें पब्लिकली बेइज्जत कर दें, एक ऐसी रजिस्ट्री बना दें जहां पर ड्रग ऑफेंडर्स का एनीवेज हम चलते हैं मुद्दे पर। जो कंगना का राजनीतिक सफर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि शुरू हो चुका है। एक तरह से देखिए शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के आप किसी भी व्यक्ति को लें, चाहे वो जे जयललिता हो, चाहे उससे पहले NTR हो, MGR हो, सुनील दत्त साहब हो, सभी किसी न किसी कॉज को लेकर के आगे बढ़े थे और उसके बाद जो है वो राजनीति में आए। जैसे NTR साहब जो थे वो इस बात से बहुत आहत थे कि क्यों तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तेलुगु देश में न होकर के तमिल इलम में है, वो वहां से लेकर के मद्रास से उठा के इंडस्ट्री को लेकर के आए, वो AVM ये सब तमाम मिल करके लेके आए हैदराबाद। उसके बाद तेलुगु अस्मिता के ऊपर उन्होंने इतने ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किया कि वो पॉलिटिक्स में चले गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी मुद्दे को लेकर के बढ़ रहे हैं आगे, प्रकाश राज जब उन्होंने एक एंटी बीजेपी मुहिम स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं कर्म करके दिखाऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। राइट, वही कहीं ना कहीं ये एक उनके सफर की शुरुआत है, डेफिनेट शुरुआत है। फिल्म इंडस्ट्री का आप इतिहास को देख, तो फिर अगर शुरुआत है तो आप उन्हें किस पार्टी की तरफ झुका देख रहे हैं? ऑब्वियसली भाजपा। और आप एक और चीज समझें, मैं किसी पर कोई आरोप लगाने के लिए मैं बैठा, क्योंकि राजनीति मेरे कप ऑफ टी नहीं है, मैं उससे उतने ज़्यादा क्लोजली नहीं फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे जो भी दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है एक मुहिम है मेरे हिसाब से, एक पार्टी जो है हाईजैक कर ले रही है एक मूवमेंट को। हुआ देखिए कैसे है, तो पहले सुशांत का जो केस था उसे हाईजैक किया कंगना ने, फिर कंगना का जो केस था उसे हाईजैक किया बीजेपी ने। तो ये एक, तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसको बीजेपी भाजपा जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, चूंकि वहां पर शिवसेना और कांग्रेस? वो देखिए बहुत ही अजीब है, क्योंकि मैं आमतौर पे ये मान रहा था कि इस समय जो है भाजपा ज़्यादा ध्यान देगी सुशांत सिंह राजपूत केस पे, बिकॉज उसका बिहार इलेक्शंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। कंगना के केस का डायरेक्ट इम्पैक्ट बिहार इलेक्शंस पे नहीं है, लेकिन दूरगामी इम्पैक्ट इसका जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन या महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में पड़ सकता है। आपको ये लगता है कि दिस इज द कोट्स एंड द ट्विटर एंड द कमेंट्स कमिंग फ्रॉम हर आर नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हर? No, they are coming directly from her, but she's, according to me, and I may be completely wrong, I do not want to slight her because एक बहुत ही सशक्त नारी है वो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो प्रभाव में इतनी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों को प्रभावित करता है सबलिमिनल मैसेजेस, जो आपको पता भी नहीं होता है कि आपको किस तरफ मोड़ा जा रहा है और आप उधर मुड़ते नहीं। जैसे उन्होंने कल एक बयान दिया, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने लिखा कि उन्होंने पहले सवाल उठाया था जब इनको वाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी, तो उन्होंने उस पर ट्वीट किया और कहा कि हो सकता है कि अगर भगवान चाहे तो ये मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े कवर की, लेकिन हो सकता है सिक्योरिटी बढ़ा भी दी जाए। तो वो जितनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखती हैं, कॉन्फिडेंस की तो कभी कभी थी नहीं, उनको कभी भी जो है लोग ओवर कॉन्फिडेंट के नीचे कुछ मानते नहीं हैं। जो चीज़ जहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए वहाँ भी वो कॉन्फिडेंट रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई जगहों पर उनका कॉन्फिडेंस लोग शुरू में बोलते हैं कि मिसगाइडेड है या शायद वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में वो सिद्ध करती हैं कि मैं सही थी। जैसे डायरेक्शन जब उन्होंने मैकेनिका का लिया तो जो हिस्से उन्होंने शूट किए हैं और जो हिस्से उससे पहले जो है शूट किए गए थे उनमें बहुत फर्क नहीं नजर आया आपको। वो जो क्वालिटी थी जो एक मंझे हुए डायरेक्टर के पास थी वो उन्होंने मेंटेन की उन जगह पे जहाँ पर उन्होंने शूट किया। तो शी इज़ नॉट मिसगाइडेड, बट कहीं ना कहीं शी इज़ डेफिनेटली बीइंग गाइडेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। राइट। सो अभी एक बयान आया मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनावों को लेकर कि आपने मणिकर्णिका फिल्म के दौरान आरोप लगाए थे सिंधिया पर, तो अभी आप आइए और सिंधिया पर एक बार फिर आरोप लगा के दिखाइए कि वो राष्ट्रद्रोही हैं। सबसे बड़ी बात उठती है सिंधिया पर आरोप, ये थोड़ा सा मैं डाइवर्स करता हूँ। सिंधिया पर आरोप कंगना ने नहीं लगाए, सिंधिया पर आरोप तो पूरी दुनिया लगाती आई है, क्योंकि ये बात सिद्ध है कि जिस समय इनके हेल्प के लिए भेजा गया कि भाई आप कृपया आकर के हेल्प करें, झांसी से ग्वालियर बहुत दूर नहीं था, और अगर ग्वालियर से फोर्स आकर के अंग्रेजों के फोर्स के पीछे आती तो डेफिनेटली नो आई एम नॉट गेटिंग इनटू कि वो क्या उन्होंने ऐतिहासिक है।
इसमें नहीं, ज्योतिरादित्य का कोई मतलब लेकिन नहीं। चूंकि ये बयान कांग्रेस की तरफ से आया कि कंगना को उपचुनाव में शामिल करने की बात की जा रही है। कंगना, देखिए कंगना के इसमें तो कोई आवश्यकता नहीं है। आमंत्रित किया गया है। पहली बात है, आवश्यकता है नहीं। आज अब ऑडियो विजुअल का युग है, वो जो उन्होंने कहा था वो रिकॉर्डेड है, कैप्चर्ड ऑन कैमरा है, आपको उसको खाली चलाते रहना है गांव-गांव घूम करके, और वो अपने आप में जो है काफ़ी होगा। तो ये मेरा मानना है कि ये इसमें भी एक चीप पब्लिसिटी है कहीं ना कहीं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स, उनके जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार लौट करके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बात जानती हैं और मैं भी ये बात जानता हूं कि जब आदमी कॉन्ट्रोवर्सीज जनरेट करता है तो कॉन्ट्रडिक्शंस भी जनरेट करता है। तो आपको लगता है कि कहीं कहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक हो जाती हैं, जैसे कि अब चीफ मिनिस्टर के साथ, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ? सबसे बड़ी बात यह है जिससे मेरा मानना एक जो है कि इन्हें एक युद्ध एक बार में लड़ना चाहिए। मणिकर्णिका में भी आपने इस बात को देखा होगा कि एक युद्ध चल रहा था, अगर दूसरा युद्ध शुरू हो गया होता पीछे ग्वालियर से आई हुई सेना का, तो दो अगर फ्रंट पे लड़ रही थी अंग्रेजों की सेना, तो अंग्रेज जीत नहीं पाते। कंगना के साथ वही हुआ है कि इस समय उनके बहुत सारे फ्रंट्स खुले हुए हैं, इतने फ्रंट्स पर लड़ाई कर रही है, इतने लोगों से उनकी लड़ाई हो चुकी है। तापसी पन्नू के साथ उनकी बातचीत चल रही है, आज जया बच्चन से भी पंगा ले लिया उन्होंने, प्रकाश राज ने भी उनके ऊपर कमेंट किया, उससे भी खैर उस पर कंगना ने शायद डायरेक्ट रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन कंगना फैन क्लब बहुत तेजी तरह अटैक कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए कह दिया। ठाकरे जैसे इतने पावरफुल व्यक्ति से उन्होंने जो पंगा ले रखा है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं वो लपेट ही लेंगी, मुझे मालूम है कुछ दिनों के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो करेंगी। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि इतने फ्रंट्स पे अगर आप खोलिएगा तो फिर आप ही क्रेजी लगिएगा, बाकी लोग नहीं लगेंगे। क्योंकि क्या होता है, एक व्यक्ति है जो कि सबसे लड़ रहा है, सबको थप्पड़ मारते चल रहा है या सबसे थप्पड़ खाते चल रहा है, तो गलती उस एक आदमी की है या थप्पड़ मारने वालों की है? क्योंकि इतने विचार, लोगों के मत विचार एक हैं, आपके मत विचार, और वैसे भी उनके फेवर में अभी एक छोटा ग्रुप है जो खड़ा है, so she has to be alert and cautious about her. एक surrogates होते हैं, when you are running in for an election, you are called surrogates. US इलेक्शन में बहुत कॉमन टर्म है, यहाँ पर कि कोई व्यक्ति आपकी जगह पर टेलीविजन पे जाके बात करता है, आपकी जगह पर आपके जो है मुद्दों को रखता है, दे आर surrogates। तो आपके पास surrogates कम है, आपके पास आपके मुद्दे रखने वाले लोग जो हैं, जो चैनल पे जाके आपका पक्ष रखें, वो कम है आपके पास। इसलिए इतने ज़्यादा खेमों के साथ युद्ध करना जो है ये उचित नहीं है, हानिकारक हो सकता है करना। अवश्य हो सकता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अपनी राय रखी। हो सकता है कंगना इससे कुछ सीख लेंगी, तो कंगना के लिए यही सीख है कि वो अपनी फिल्मों से प्रभावित कम हो और फिल्मों में जो सीख है, जो सबक है, उससे ज़्यादा प्रभावित हो। और बहुत अच्छी बातें अनुपम जी ने बताई। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।